और अब मंत्री जी भी कहते हैं कि एक हफ्ते में रिजल्ट निकालेंगे और 1 महीने में नियुक्ति दे देंगे। लेकिन सर इसका धरातल में जो सच्चाई है वो इससे बिल्कुल अलग है सर। गेस्ट टीचर वाला मसला फंसा है, वही है ना सबसे बड़ी जड़, तो उसी की वजह से देरी हो रही है। वो बताइए वो क्या है? सर गेस्ट टीचर इस सीधी भर्ती में अपने लिए वेटेज की मांग कर रहे हैं। कल से ये डिसाइड किया है कि कल से हम लोग शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। 6-7 हियरिंग हो चुकी है। सरकार की पैरवी कैसी है? बहुत लचल पैरवी है सर, क्योंकि 6 हियरिंग होने के बावजूद भी जब कोर्ट में यह अपना मजबूत पक्ष या अपना लिखित कार्यवाही पूरी नहीं कर रहे हैं तो मजबूरन बच्चों को वहाँ पे अपनी इंटरवेंशन डालनी पड़ी। हमारी परीक्षा का कोई परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आर्थिक रूप से तो है ही, लेकिन मानसिक रूप से सर बहुत ज़्यादा परेशान है। एलटी परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो रहा। मामला हाई कोर्ट में है, ये एक अलग विषय है, लेकिन इससे बाहर हजारों की तादाद में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी और इस आस के साथ वो अभी इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार रिजल्ट निकालेगी आयोग की तरफ से और नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तो मामला कोर्ट में फंसा दिया गया है, दूसरी तरफ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। इसलिए अब फैसला ये लिया गया है कि कल से जो निदेशालय है, शिक्षा निदेशालय, उसके बाहर अनशन पर बैठेंगे ये हजारों अभ्यर्थी। क्या आगे की रणनीति ये लोग बना रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जगदीश रावत है सर। तो जगदीश जी ये बताइए कि कोर्ट में है मामला और उससे पहले तो शायद सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, तो आप लोग अनशन की तैयारी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है जो कोर्ट में यदि जो मामला लंबित है ये सरकार के कमज़ोर पैरवी के कारण लंबित है सर। जो सरकार की ओर से सीएससीओ लगातार कमज़ोर पैरवी कर रही है और डेट पे डेट ले रही है सर। एक तरफ आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि हम 10 दिन में रिजल्ट निकाल देंगे, उन्होंने ये बयान अपने 3-4 बार दे दिया। और अब मंत्री जी भी कहते हैं कि एक हफ्ते में रिजल्ट निकालेंगे और 1 महीने में नियुक्ति दे देंगे। लेकिन सर इसका धरातल में जो सच्चाई है वो इससे बिल्कुल अलग है सर, क्योंकि हमारा मामला कोर्ट में लंबित है सर। अभी 16 तारीख की डेट मिली है सर। और जो ये हमारे एलटी रिजल्ट है सर, इसमें अंतिम चयन परिणाम में रोक लगी है सर। अभी इसके सर 2 चरणों में रिजल्ट आना है, तो हमारी ये मांग है सर आयोग से, सरकार से कि हमारा जो 2 चरणों में कैसे? 2 चरणों में सर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सर, उससे पहले आयोग 2 या 3 गुना बच्चों को बुलाता है सर। तो हम जी डीपी तो बाद में होगी ना? जी डीवी के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा सर। तो हम चाहते पहले दौर का रिजल्ट जारी हो जाए, और यदि ऐसा भी नहीं हो सकता तो आयोग या सरकार हमारे लिए डबल बेंच या सिंगल बेंच में जाए और अच्छी पैरवी करके हमारा जल्दी रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि परीक्षा दे के सर 4 से 5 महीने होने को है और बच्चे आर्थिक मानसिक रूप से सर बहुत परेशान हैं। बिल्कुल परेशान है। ये जो गेस्ट टीचर वाला मसला फंसा है, वही है ना सबसे बड़ी जड़, तो उसी की वजह से देरी हो रही है। वो बताइए वो क्या है? सर गेस्ट टीचर इस सीधी भर्ती में अपने लिए वेटेज की मांग कर रहे हैं और उन लोगों ने स्कूल में पढ़ाया है और अनुभव के आधार पर वो लोग अपने लिए अधिकतम 25 अंकों का वेटेज चाह रहे हैं। वो कोर्ट चलेगा? जी वो कोर्ट चले गए सर। और सीधी भर्ती में वेटेज का प्रावधान किसी भी अभी तक की जितने भी नियमावली है सर कहीं पर भी नहीं है, और वो लोग इसके बावजूद भी कोर्ट में चले गए हैं, जिसकी वजह से एलटी का परिणाम हमारा जारी नहीं हो पा रहा है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है और हमको कोर्ट से डेट पर डेट मिलती जा रही सर। इसके संबंध में हमने 2 दिसंबर को यहाँ पर परेड ग्राउंड से सचिवालय तक रैली निकाली थी और रैली के माध्यम से हमने शासन प्रशासन को ये चेताया था कि यदि हमारा 6 तारीख को सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट से भर्ती बाहर नहीं होती है और परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी नहीं होता है, तो सभी एलटी अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य होंगे। और अभी तक वो हो नहीं पाया है, तो इसलिए हम लोगों ने कल से ये डिसाइड किया है कि कल से हम लोग शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। धरना देंगे। आपका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। तो ये बताइए फिर अब क्या करेंगे? जो कोर्ट अल्टीमेटली तो फैसला कोर्ट ने लेना है, उससे पहले अनशन कर रहे हैं आप लोग। आपका यही कहना है कि सरकार पैरवी सही नहीं कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि अगर देखा जाए कि जो आयोग और सरकार है, इनकी मंशा साफ लग रही है। कब तक मतलब बच्चा इतना सहेगा कि मतलब पेपर दो, पहले भर्ती के लिए लड़ो, फिर एग्ज़ाम के लिए लड़ो, एग्ज़ाम होने के बाद फिर रिज़ल्ट के लिए लड़ो, कब तक सहेगा ये? हम चाह रहे हैं कि सरकार इसमें जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करके और अपना सीएससी को जो भी है उनको बताए कि इस भर्ती को कोर्ट से बहाल कराए फटाफट, ताकि बच्चा अपना और भी देखे। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब बच्चा पूरा 2-2, 3-3 साल इसी एक ही भर्ती में लगा रहे। 5 साल अभी हम लोग बात कर रहे थे तो पता ये चला कि आंसर की आ चुकी है। आंसर की आकर जो गेस्ट टीचर हैं उन्होंने पूरी देख ली है, आप लोगों ने भी देख ली होगी। क्या उसके बाद उनका मन बदला है कि वो कोर्ट चले गए? जी सर, पहले तो जय भारत न्यूज़ का मैं
नमस्कार करना चाहता हूँ, शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि आप हमारे सामने आए और हमारी समस्या को लोगों के सामने रख रहे हैं। और हम आज नहीं, विगत वर्षों से जो भी बेरोजगार युवा है, स्टूडेंट है, पहाड़ों से आके जो है मैदानों में कमरा किराए में लेते और तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी मेहनत का फल हमको नहीं मिलता है। तो ये शायद इस उत्तराखंड और भारत के लिए तो छोड़ो, पर मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया कि यहाँ का युवा अपनी मेहनत से जो आगे आए और उत्तराखंड को सर्वोच्च पर पहुँचाए, लेकिन शायद वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। यही आज हमारे साथ हो रहा है कि आंसर की आने के बाद जब गेस्ट वालों के नंबर बहुत कम आ रहे हैं, एक सीमा से नीचे, तो फिर उनको लगता कि शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और वो चाहते कि हमको सरकार से बोनस वेटेज मिल जाए और हम आगे निकल जाएं। तो फिर हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका कोई फायदा नहीं हो। इधर को आप आइए, क्या नाम आपका? सर गुरुदेव। आप ये बताइए, आपका तो पहले भी मामला वो आर्ट वाला चक्कर पहले भी हुआ था, अब कितने साल हो गए इस पूरी तैयारी को और अब तक? सर 2019 की नियमावली और 20 की विज्ञप्ति में भी हम कला के 5000 करीबन छात्र सम्मिलित थे। तो वो मामला भी कहीं ना कहीं शासन 5 साल हो गए। जी 5 साल हो गए। शासन और प्रशासन की वजह से पिछली बार भी भर्ती को निरस्त किया गया था और वो भी कोर्ट की डबल बेंच के आदेश पे हमारा पुनः एग्ज़ाम करवाया गया था और उसमें भी 4 हफ्ते के अंदर अंदर एग्ज़ाम कराने की बात कही गई थी। परंतु बच्चों की जो है इतनी दुर्दशा हो गई है कि पहले तो हम रिजल्ट के लिए कोर्ट में लड़ते गए और किसी तरह से मतलब पहले तो ये होता है कि बच्चा पढ़ाई का ही खर्चा नहीं कर पाता है, फिर बड़ी मुश्किल से 1-1 रुपया जुटा के हम कोर्ट तक लड़े थे 2-3 साल। और कोर्ट से लड़ने के बाद जब पुनः एग्ज़ाम हुआ तो फिर हम विज्ञप्ति के लिए लड़े कला वाले, और विज्ञप्ति के लड़ने के बाद भी हमारा एग्ज़ाम हुआ। तो एग्ज़ाम के बाद जो हमें परिणाम देखना चाहिए था, अब जानबूझ के जो अतिथि शिक्षक हैं उनके द्वारा लटकाया जा रहा है। जबकि सर सीधी भर्ती में कहीं भी जिस विज्ञप्ति में वेटेज का प्रावधान नहीं है और ये लोग चाहते हैं कि इनको वेटेज दिया जाए, और यदि सरकार चाहे तो वहाँ पे अपना पक्ष मजबूती से रख सकती है। हम बच्चों ने मजबूरन सर, जब 6-7 हियरिंग हो चुकी है, सरकार की पैरवी कैसी है? बहुत लचल पैरवी है सर, क्योंकि 6 हियरिंग होने के बावजूद भी जब कोर्ट में यह अपना मजबूत पक्ष या अपना लिखित कार्रवाई पूरी नहीं कर रहे हैं तो मजबूरन बच्चों को वहाँ पे अपनी इंटरवेंशन डालनी पड़ी। तो कहाँ से मतलब बच्चा पहले तैयारी के लिए पैसा लाए, पढ़ाई के लिए पैसा लाए, अब कोर्ट में अपना वकील के लिए पैसा लाए, तो कहाँ से करें सर इतना खर्चा। तो हम यही चाहते हैं कि आयोग प्रथम सूची जारी करे। इतना पैसा इकट्ठा किया आप लोगों ने आपस में वकील के लिए? अभी जो हमने किया है करीबन अदर सब्जेक्ट कला की बात करूं तो हमने 50,000, एक किसी से 100 रुपये, किसी से 50 रुपये, किसी से 500 रुपये करके 50,000 रुपये फीस दी है सर। इकट्ठा करके वकील को दी ये है? दी है सर, इंटरवेंशन डाल। और यदि एक भी चीज़ बता देते हैं सर, यदि परसों की 28 की हियरिंग में हमारे वकील गुप्ता जी वहाँ न होते तो सरकार की लचल पैरवी के कारण गेस्ट वाले वेटेज ले गए थे। यदि हमारे वकील वहाँ पे उस दिन आर्ग्यूमेंट न करते, हमारा पक्ष अपना वकील भी आपने खुद से लड़के लिया है वहाँ पर? मामला तो पार्टी तो कोई और ही था ना इसमें, सरकार और गेस्ट टीचर? हमने वहाँ पे इंटरवेंशन डाली है सर कि हम भी पक्ष हैं, हम भी पीड़ित हैं, जो 5 साल से सड़कों पे दर दर भटक रहे हैं, अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमें हमारा परिणाम क्यों नहीं दे रहे हैं? जब कोर्ट के आदेश पे कला की भर्ती हुई तो रिजल्ट खोने की बजाय क्यों रोका जा रहा है हमें? सही बात। आप इधर आइए मैम, क्या नाम आपका? जी सर, मैं कला वर्ग की अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम स्वाति चौहान है और हमने सन 2019-20 में तैयारी से कर रहे हैं और 20 में हमने एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन वो हमारा एग्ज़ाम रद्द हो गया। उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद मैंने फिर दोबारा सन 2000 पहली बार में आपने बीएड नहीं किया था? उस टाइम मैंने बीएड नहीं किया था, बच्चा छोटा था। बच्चा छोटा लेने के बाद मैंने बीएड किया और फिर एग्ज़ाम दिया। उस मेहनत का हमारा कोई परिणाम नहीं है। हमारी परीक्षा का कोई परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आर्थिक रूप से तो है ही, लेकिन मानसिक रूप से भी सर बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे रिज़ल्ट के प्रति कोई कार्रवाई नहीं है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हम अपनी मन की स्थिति किसी को बता भी नहीं सकते। नहीं, वाकई में बहुत बड़ा स्ट्रगल आपका रहा है।
कोर्ट में जो सरकार कर रही है, जो पैरवी चल रही है, उससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। इतनी मजबूरी आ गई है कि अब हम भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। हम जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान है सर। पहले भी धरना प्रदर्शन किया था पिछली वाली? उस सब में किया सर, यहाँ तक कि बीएड रिजल्ट जारी करने के लिए भी हमने प्रयास किया है। बीएड का रिजल्ट भी नहीं आया? उसका रिजल्ट के लिए भी हमने बहुत प्रयास किए, तब जाके हमारा बीएड का रिजल्ट जल्द से जल्द। मैंने एचएनबी से किया सर। अच्छा। हाँ जी, तो उसके लिए भी एचएनबी को भी हमने काफ़ी सारे लेटर्स लिखे, तब जाके हमारा बीएड का रिजल्ट आया, तब हम इसमें परीक्षा में बैठ सके। जी, नहीं हो पाते इतनी मेहनत के बाद भी। फिर वो मेहनत अलग रही और जो फैमिली कर रही है वो तो अलग ही है सर। वो तो खैर है। आप आइए मैम, आपका क्या नाम? सर मेरा नाम शोभा है। अच्छा, शोभा, ये बताइए अब क्या है सामने, ऑप्शन क्या है आपके पास? सर हम लोग सदियों से ये चीज़ सुने आ रहे हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं उसका उनको फल मिलता है, लेकिन आज जो हमारे सामने हो रहा है करंट में, अभी लग नहीं रहा कि मेहनत का कोई हमें फल मिल रहा है। अभी जो पास जी की एक मुझे कविता भी याद आती है कि वो बोलते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक है सपने का मर जाना। और लग रहा है कहीं ना कहीं ये आयोग, ये गवर्नमेंट हमारे सपने को मारने पे तुली हुई है सर। बहुत थक चुके हैं, हमारी जूते घिस गए हैं इधर उधर भाग भाग के। अपनी फैमिली को भी समझाना है, कैसे करके हम अपनी फैमिली को समझा रहे हैं। झूठ झूठ बोल रहे हैं कि कल आएगा, परसों आएगा। हमसे ज़्यादा वो वेट करें, बिस्तरों के अंदर जा के हम रो रहे हैं सर। अब क्या बताएं हम। देखिए परेशान है ये, देखिए सपने तो मत मरने दीजिए, वक्त आएगा। और कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। ये तमाम वो चेहरे हैं। मैं आज इनसे इसलिए मुलाकात यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि कार्यक्रम इनका कल से शुरू होना है। निदेशालय में ये लोग अनशन पर बैठेंगे और बड़ी संख्या में मुझे फ़ोन आए जो एलटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं। कई जगह से वो फ़ोन करके मुझे सुबह से फ़ोन कर रहे थे कि हम कल से अनशन पर बैठ रहे हैं, हमें आपका साथ चाहिए। और मैं तो सड़कों पर घूमते रहता हूँ देहरादून में, बेरोज़गारों से जुड़े मसले भी। और इसके पीछे मेरा मकसद ये रहता है क्योंकि मैं इसी दौर से निकलकर इस उत्तराखंड में आया हूँ, इन्हीं की तरह रोज़गार की तलाश में सड़कों पर भटका हूँ। तो ये चीज़ बहुत दुखद एक अध्याय है उत्तराखंड का। जैसा कि अभी एक मैम बता रही थी कि पहले नौकरी के लिए अनशन करो, धरना दो, फिर बड़ी मुश्किल से एक विज्ञप्ति आती है, फिर परीक्षा की तैयारी और घर का प्रेशर अलग है, और फिर वो एग्ज़ाम दो, फिर उसका रिज़ल्ट नहीं आता, उसके लिए धरना दो, फिर रिज़ल्ट आ जाता है तो पता चलता है वहाँ कोई स्कैम हो गया है, फिर वो साल बर्बाद होते हैं, फिर दूसरी परीक्षा की तैयारी होती है। पहले जो एग्ज़ाम दिया था उसके बाद बीएड करना पड़ा, बीएड तक का रिज़ल्ट समय पर नहीं आ पा रहा। ये जो स्थिति उत्तराखंड में बनती है वो वाकई में बेहद चिंताजनक है। यूथ को रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए, होना ना होना वो उनकी किस्मत है, लेकिन सरकार के हाथ में इतना ज़रूर है कि कोई कैलेंडर आपने बनाया है उसको उसी कैलेंडर के हिसाब से डेट वाइज आप चीज़ें कर दीजिए। कम से कम युवा शांति से अपना काम कर पाएगा, पढ़ाई कर पाएगा। और यही चीज़ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा खलती है। अगर युवा पढ़ने के बाद, तैयारी के करने के बाद इस तरह सड़कों पर भटकता रहेगा तो वो कब रोज़गार पाएगा और कब अपना भविष्य बनाए पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और कल से देहरादून में निदेशालय में इन तमाम युवाओं का, बेरोज़गार हैं, अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये कल से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने जा रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।